माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहला, रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है, दो फेज होता है। एक होता है इंस्पायरेशन, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब यह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहला, रेस्पिरेशन एक इनवॉल्यूंटरी मैकेनिज्म है, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, और इसमें कभी कभी हम लोग जरूरत के हिसाब से वॉल्यूंटरी भी करते हैं, लेकिन वह किस समय करते हैं, ट्रांजिएंट। बट ऐसे यह क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होता है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब जिसको हम ब्रेन से कंट्रोल नहीं करते हैं, यह अपने आप कंट्रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यह मैकेनिज्म कैसे होता है, रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो यह प्रोसेस को जानने के लिए हमें कुछ हमको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, सबसे पहला ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट का जो ट्रेकिया होता है, लेफ्ट वाला ट्रेकिया जो ब्रांच जो करता है, जो ट्रेकिया दो बार डिवाइड करता है, जो लेफ्ट की तरफ जो होता है, ये जो लेफ्ट जो ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, लेफ्ट ब्रोंकाई, और राइट की तरफ जो डिवाइड होता है इसको राइट ब्रोंकाई बोलते हैं। तो राइट वाला जो ब्रोंकाई होता है ये थोड़ा छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लेफ्ट वाला ब्रोंकाई जो होता है वो बड़ा होता है। लेफ्ट वाला ब्रोंकाई जो होता है, लेफ्ट वाला ब्रोंकाई ये थोड़ा वाइड होता है, लेफ्ट वाला ब्रोंकाई थोड़ा सा नैरो होता है, और लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाई होता है थोड़ा सा ये एंगल, ये जो वर्टिकल से ये कम एंगल पे होती है, जो कि लेफ्ट वाला जो होता है वर्टिकल से ये ज्यादा एंगल पे होता है। इसीलिए बताएंगे कि राइट लंग्स में ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आगे जो प्राइमरी ब्रोंकस इसको बोलते हैं, ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ये अब तीन पार्ट में डिवाइड होता है राइट की तरफ, जो कि लेफ्ट में दो पार्ट में डिवाइड होता है। लेफ्ट में दो पार्ट में क्योंकि दो लोब होता है, राइट में तीन पार्ट में क्योंकि तीन लोब होता है। इसके बाद ये जो होता है इसको सेकेंडरी ब्रोंकस बोलते हैं। इसके बाद फिर ये डिवाइड होता है, नेक्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकस बोलते हैं, और ये फिर आगे चल करके फिर ये टर्मिनल ब्रोंकियोस बनता है। टर्मिनल ब्रोंकियोस, टर्मिनल ब्रोंकियोस फिर आगे चल करके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस बनता है। टर्मिनल ब्रोंकियोस के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस के बाद बनता है अल्वियोलर डक्ट, और उसके बाद लास्ट में ये कन्वर्ट किया जाता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं अल्वियोलाई बोलते हैं, अल्वियोलाई। तो यानी क्या क्या हुआ, पहले ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस में प्राइमरी राइट, प्राइमरी लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकस दो पार्ट डिवाइड हुआ है, तीन पार्ट में इधर में और दो पार्ट इधर में, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, फिर उसका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलाई। इस तरह से क्या होता है, एक ब्रांच बनता है। अल्वियोलाई जो होता है लास्ट यूनिट होता है लंग्स का ये। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से आपका अल्वियोलाई जो होता है बनता है ये अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई से ही गैस का एक्सचेंज होता है, यहीं से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब चलिए, ये जो अल्वियोलाई होता है, ये लंग्स जो होता है, ये कवर होता है एक लेयर से, दो तरह के लेयर से, उसको बोलते हैं प्ल्यूरा बोलते हैं, प्ल्यूरा। तो प्ल्यूरा जो होता है वो दो तरह के लेयर से बना होता है। इनर में जो अल्वियोलाई से अटैच रहता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर, और जो बाहर थोरैसिक वॉल से अटैच रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेराइटल लेयर। बाहर में आपको अटैच रहता है, ये पेराइटल लेयर से अटैच होता है। थोड़ा जो पेराइटल, ये थोरैसिक वॉल है, ये थोरैसिक वॉल है, जिसको चेस्ट वॉल बोलते हैं। तो चेस्ट वॉल से अटैच, अंदर में क्या है, प्ल्यूरा है। प्ल्यूरा जो पहले अटैच किससे है, पेराइटल लेयर थोरैसिक वॉल से, और विसरल लेयर अल्वियोलाई की तरफ से। दोनों के बीच में कोई फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्ल्यूरल
फ्लूइड बोलते हैं। अगर थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझने के लिए से बना रहे हैं, ऐसा ही उधर से भी स्ट्रक्चर होगा लेफ्ट की तरफ भी। इसके बाद यहाँ से एक डोम शेप जो स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम, जो कि इसमें आपका फ्रेनिक मसल्स होता है, फ्रेनिक नर्व होता है। तो ये डायफ्राम हुआ। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, क्या क्या हम बोल रहे थे। तो यहाँ डायफ्राम हो गया, तो ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकल ट्री हो गया, अल्विलाई हो गया, प्लूरा हो गया, थोरेसिक वाल हो गया। और ये थोरेसिक वाल के बारे में थोड़ा सा ऐसे जिक्र करते हैं, ये रिब्स होता है। ये रिब्स और रिब्स के बीच में क्या होता है, कोस्टल मसल्स होते हैं। दो तरह के कोस्टल मसल्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है आपको ऑब्लिक होते हैं। तो ये तो हो गया क्या, कोस्टल मसल्स। तो कोस्टल मसल्स, रिब्स, थोरेसिक वाल, प्लूरा, अल्वियोलाई, ब्रोंकियल ट्री, अल्वियोलर एक्स्ट्रा अल्वियोलर स्पेस एंड डायफ्राम। इसी पे हमको जिक्र करना होगा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम कहाँ से आया है, ब्रेन से आया होता है। तो इसको कंट्रोल करता है तीन जगह से, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, दूसरा पोन्स एंड तीसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय थ्री सेंटर। फर्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा से वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल होता है। दूसरा है पोन्स, पोन्स से इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। और तीसरा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से वॉलंटरी रेस्पिरेशन, इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि मेडुला ऑब्लोंगाटा से कौन सा कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से कंट्रोल होता है इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन। अच्छा, पोन्स से कंट्रोल होता है, पोन्स से होता है वॉलंटरी रेस्पिरेशन। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन। तो पोन्स में दो तरह के न्यूक्लियाई होता है, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई और यूपनोटिक न्यूक्लियाई, जो कि यह इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के समय कैसे हम सांस लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय कैसे हम सांस लेते हैं वो देख लेते हैं। तो इंस्पायरेशन के समय जो इन्वायरमेंट में जो एयर होता है जिस समय, वो 760 mmHg, ये तो फिक्स होता है इन्वायरमेंट में, 760 उस समय क्या होता है इंस्पायरेशन के समय कि यहाँ से यहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा से एक इम्पल्स आता है, किसके लिए, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है उसके लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करता है, ये कंट्रैक्ट होता है। नंबर 1 पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा इम्पल्स भेजता है किस पे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे। तो यह क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। इसके कंट्रैक्शन होने से क्या होता है कि जो थोरेसिक वाल, जो रिब्स होता है, थोड़ा यह हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और इसके कारण थोरेसिक वाल क्या होता है, थोड़ा वाइड हो जाता है और ये बाहर की तरफ फैलता है। तो पहला हुआ कि तो इसकी फैलता है, इसके फैलने से क्या होता है कि थोरेसिक एरिया इंक्रीज करता है। एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है कि अल्विलाई के अराउंड का जो प्रेशर होता है, यह थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगी। अब इसका प्रेशर घटता है तो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा। अब क्या आगे चल बात करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो दूसरा जो इम्पल्स होता है, यह इम्पल्स भेजता है कहाँ पे, डायफ्राम की तरफ। तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। रेस्पिरेशन में 70% इसी का रोल है डायफ्राम का, 30% में यहाँ पर कोस्टल मसल बाकी का रोल होता है। तो याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में 70% रेस्पिरेशन में ये भाग लेता है, डायफ्राम का भाग लेता है। तो अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ कांटेक्ट होता है, नीचे की तरफ कांटेक्ट होने से एरिया और बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ने से अल्विलाई के बाहर का प्रेशर जो होता है ना, ये घट करके 750 mm हो जाते हैं। जैसे बाहर का प्रेशर घट गया यहाँ पे, और साथ में इम्पल्स के कारण ब्रोंकस भी क्या होता है, डायलेट करता है इस समय। तो अब जैसे बाहर का एरिया 750, यहाँ पे 760, आसानी से क्या होगा, एयर जो होता है चला आता है इसमें। अब हम लोग क्या होता है, इंस्पायरेशन ले लिए। तो इंस्पायरेशन के समय क्या क्या हुआ, इंस्पायरेशन के समय क्या क्या हुआ बता आपको हम। सबसे पहला क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, यहाँ से कोस्टल मसल कंट्रैक्ट हुए, लॉन्गिट्यूडनल वाले, रिब्स हॉरिजॉन्टल हुआ, थोरेसिक वाल इंक्रीज किया, डायफ्राम की तरफ कंट्रैक्ट हुआ, अल्विलाई के अराउंड में जो प्रेशर डिक्रीज कर गया, 760 से प्रेशर से डिक्रीज कर गया, और बाहर से क्या हुआ, एयर अंदर चला आया। इसको क्या बोलते हैं,
इंस्पायरेशन प्रोसेस। और इस समय क्या होता है, डायफ्राम के नीचे आने का कारण थोड़ा भिसरा में कंप्रेशन होता है, विसरल ऑर्गन थोड़ा सा कंप्रेस होता है, अब्डोमेन का साइज इंक्रीज करता है इंस्पायरेशन के समय, ये भी इंक्रीज किया है। और अब हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन तो हो चुका है, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, तो इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है यह एक्टिव प्रोसेस होता है, याद रखना होगा। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है जिसको करने के लिए एनर्जी की खपत होती है, लेकिन एक्सपायरेशन जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी खपत नहीं होता है। तो एक्सपायरेशन मैकेनिज्म कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इम्पल्स क्या करता है, जो ऑब्लिक मसल है इसको क्या करता है, कंट्रैक्ट करती है। ऑब्लिक मसल कंट्रैक्ट करने से रिब्स फिर क्या होता है, रिब्स थोड़ा नीचे की तरफ इंक्लाइंड होता है। अब ये रिब्स होता है नीचे की तरफ आएगी किस समय, एक्सपायरेशन के समय। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो थोरेसिक वॉल का एरिया क्या होगा, अब ये एरिया थोड़ा सा क्या घटेगा, ये घटेगा। अब क्या होगा, दूसरी तरफ डायफ्राम जो रिलैक्स हुआ, जो कंट्रैक्ट हुआ था, अब डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। तो डायफ्राम जब ऊपर की तरफ आएगा तो क्या करेगा, इसके एरिया को क्या करेगा, अभी डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। तो एरिया घटने से क्या होगा, अब धीरे धीरे प्रेशर इसका क्या होगा, अलविलाई के बाहर में प्रेशर 750 से बढ़ते 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 770 तक पहुंच जाएगा। यानी कि बाहर का प्रेशर 760 और यहाँ का प्रेशर 770। आराम से क्या होगा, अलविलाई का जो एयर होता है वो आसानी से कंप्रेस होगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये इसको क्या बोले हम लोग, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या हुआ, एक्सहेलेशन, मतलब क्या होगा कि लंग्स का जो एयर होता है क्या होगा, बाहर निकला। तो कैसे हुआ समझ में आ गया कि एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म बताए थे आपको हम, ये पैसिव प्रोसेस है, इसको करने के लिए एनर्जी खपत नहीं होता है। तो क्या हुआ इसमें कि जो ऑब्लिक मसल ये कांटेक्ट हुआ, रिब्स जो होता है फिर से नीचे की तरफ मुड़ गया, यहाँ पे जो थोरेसिक वाल, इसमें थोरेसिक जो वाल है वो अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ, जो डायफ्राम होता है ये रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने से क्या हो गया, अंदर का प्रेशर बढ़ा, बाहर अलविलाई के बाहर प्रेशर 770 हो गया, और उसके बाद ये अलविलाई को कंप्रेस करेगा और एयर जो था बाहर निकल गया। तो ये जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब ये तो हो गया इनवॉलंटरी प्रोसेस। वॉलंटरी वाले में क्या होते हैं कि वॉलंटरी वाले बताते हैं कि पॉन्स जो होता है, पॉन्स में दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई, यूपनियोटिक न्यूक्लियाई। तो जब भी बॉडी को जरूरत पड़ता है, जब जैसे मान ली बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ चुका है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो उस केस में बॉडी डिमांड करता है ऑक्सीजन का, तो पॉन्स क्या होता है, उसमें न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट हो जाता है। न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई जब स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या करेगा कि ओवर कंट्रैक्ट करेगा, इसको ओवर यहाँ पर डायफ्राम को कंट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम एयर अंदर चला जाता है, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, एयर जो होता है ज्यादा अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जो यूपनियोटिक न्यूक्लियाई जो होता है वहां पे वो उसको रोक देता है कि ओवरलोड ज्यादा नहीं भरो, तो ज्यादा भरने पर हो सकता है कि अलविलाई रप्चर भी कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि वह यूपनियोटिक न्यूक्लियाई जो होता है न्यूमोटैक्टिक न्यूक्लियाई को कंट्रोल कर देता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग वॉलंटरी रेस्पिरेशन लेते हैं। तो वॉलंटरी रेस्पिरेशन के लिए कंट्रोल कर मेन पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पॉन्स। इनवॉलंटरी के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आगे कि अगर रेस्पिरेशन जो लेते हैं, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेशन रेट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है लगभग 14 से लेकर के 16 टाइम्स, 14 से लेकर 16 टाइम्स जो होता है ना, 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 14 से 16 टाइम 1 मिनट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूपनिया बोलते हैं। NOEA, यूपनिया का मतलब होता है EUPNOEA। यूपनिया मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जो लेते हैं उसको बोलते हैं यूपनिया बोलते हैं। जब यही रेस्पिरेशन जब अब्सेंट हो जाता है तो उसको एपनिया बोलते हैं। जब रेस्पिरेशन बंद हो जाता है तो उसको हम लोग एपनिया बोलते हैं। जब किसी मरीज का रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है तो उसको टैकीपेनिया बोलते हैं।
उसको बोलते हैं टैकियोपेनिया। टैकियोपेनिया का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन रेट उसका 16 से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं टैकियोपेनिया। अगर किसी का रेस्पिरेशन घट जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेडियोपेनिया। उसको बोलते हैं ब्रेडियोपेनिया। जब किसी का रेस्पिरेशन घट जाता है तो उसको ब्रेडियोपेनिया बोलते हैं। और अगला होता है जब किसी को रेस्पिरेशन में दिक्कत होता है तो उसको बोलते हैं डिजनिया। डिजनिया यानी पूरे बात समझ में आ गया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया बोलते हैं, अब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया बोलेंगे, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट को टैकियोपेनिया बोलते हैं, रेस्पिरेशन घट जाता है तो ब्रेडियोपेनिया बोलते हैं, और रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है तो उसको डिजनिया बोलते हैं। तो ये था आपका रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बारे में देखते रहेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।